हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्ट नंबर 18 में पूछे गए क्वेश्चंस की। इस वीडियो में हम जो टेस्ट नंबर 18 आपका लगा था उसमें पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये जो टेस्ट है आपका वो लगा था इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शंस का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने ईमानदारी के साथ इस टेस्ट को दिया होगा और अपनी जो कॉपीज है उनको बड़ी ही ईमानदारी के साथ आपने सॉल्व भी किया होगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विथ मनीष सोनी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मनीष सोनी। चलिएगा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न अभिक्रिया को पूरा कीजिए। निम्न अभिक्रिया को क्या करना है बच्चों? पूरा करना है। तो देखो आपको क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है HCHO, एक दे रखा है आपको सांद्र NaOH। HCHO जो है वो एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अनुपस्थित है। और सांद्र NaOH के साथ जब कोई ऐसा एल्डिहाइड क्रिया करता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? केनी-ज़ारो अभिक्रिया कहते हैं। और केनी-ज़ारो अभिक्रिया के अंदर फॉर्मल्डिहाइड के कितने अणु हम काम में लेंगे? 2। और एक अणु का होगा ऑक्सीकरण और एक का क्या होगा? अपचयन। जिसका ऑक्सीकरण होगा उससे आप एसिड बनाओगे और एसिड का सॉल्ट बना दोगे। तो एसिड का जो लवण बनेगा वो बनेगा HCOONA। तो एक तो इसका प्रोडक्ट हो जाएगा HCOONA और दूसरा जो फॉर्मल्डिहाइड है उसका अपचयन हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको ये बात बताई थी। और क्या बन जाएगा? CH3OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, सोडियम फॉर्मेट प्लस मेथिल एल्कोहल। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, टी-सेंको अभिक्रिया लिखिए। टी-सेंको अभिक्रिया क्या होती है बच्चों? मैंने आपको बताया था जो केनी-ज़ारो अभिक्रिया होती है उसका विस्तृत रूप, उसका एक्सटेंशन क्या कहलाती है? टी-सेंको अभिक्रिया कहलाती है। केनी-ज़ारो अभिक्रिया में क्या होता है? एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होते हैं केनी-ज़ारो अभिक्रिया देते हैं, लेकिन टी-सेंको अभिक्रिया जो होती है वो सभी प्रकार के एल्डिहाइड देते हैं, चाहे उनमें अल्फा हाइड्रोजन हो या नहीं हो। तो इसको समझाने के लिए हम ले लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। क्या ले लेते हैं? एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। एक और अणु इसका ले लो CH3CHO। और अभिक्रिया करवाई जाती है एल्यूमिनियम एथोक्साइड की उपस्थिति में। एल्यूमिनियम एथोक्साइड ये 3 है यहाँ पर। तो देखो एक एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करना है, दूसरे का अपचयन करना है। फिर क्या होगा? एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से आपके पास एसिटिक अम्ल बन जाएगा CH3COH और दूसरे एल्डिहाइड के अपचयन से आपके पास CH3CH2OH बन जाएगा, दैट इज एथिल अल्कोहल। अब आपको क्या करना है, ये जो आपका एसिटिक अम्ल बना यानी जो आपका जो एसिड बना और जो आपका अल्कोहल बना, ये आपका एसिड बना और ये आपका जो अल्कोहल बना, इन दोनों से आपको एस्टर बना देना है। और एस्टर बनाने के लिए आपको करना क्या है? एसिटिक अम्ल का OH या जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपका बना उसका OH और अल्कोहल का आपको क्या हटा देना है? H, और इसको इसके साथ जोड़ देना है। तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3CO OCH2CH3। तो क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का? CH3CO OCH2CH3। और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है, फेलिंग विलियन क्या होता है? तो देखिएगा फेलिंग विलियन जो होता है वो मैंने आपको बताया था। फेलिंग विलियन A और फेलिंग विलियन B का मिश्रण होता है। यानी हम कह सकते हैं FS मीन्स फेलिंग सॉल्यूशन इज द मिक्सचर ऑफ FSA प्लस FSB। अब FSA क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ये तो होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। FSA क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और FSB क्या होता है? FSB होता है रोसेल लवण। रोसेल लवण जिसे हम सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट प्लस NaOH का मिक्सचर। ठीक है, तो बताओ फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन है फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B का मिश्रण। फेलिंग सॉल्यूशन A और फेलिंग सॉल्यूशन B का मिश्रण।
फेलिंग सॉल्यूशन ए क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन ए है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और फेलिंग सॉल्यूशन बी क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन बी है रोसेल लवण प्लस NaOH। पहले ये याद कर लो आप कि रोसेल लवण प्लस क्या होता है? NaOH। जब ये आपको याद हो जाए ना, उसके बाद में याद कर लो कि रोसेल लवण को रासायनिक रूप से सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। तो उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 रिएक्शंस दे रखी है और आपको कहा गया है कि इनको कंप्लीट कीजिए। इनको क्या कीजिए? कंप्लीट कीजिए। पहली रिएक्शन है फिनॉल प्लस जिंक। तो बहुत आसान सी अभिक्रिया है कि फिनॉल की जब जिंक के साथ अभिक्रिया होती है तो जिंक क्या करता है? जिंक फिनॉल के ऑक्सीजन को खींच लेता है और जब फिनॉल में से ऑक्सीजन निकल जाएगी तो बताओ बेंजीन बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी। लिख के बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ। देखो, ये है आपका फिनॉल। ये क्या है बच्चों? फिनॉल। इसकी क्रिया करवाई किसके साथ? जिंक के साथ। तो जिंक क्या करेगा? फिनॉल के ऑक्सीजन को खींच लेगा। ये देखो, तो बताओ ZNO तो बाहर निकल गया और ये जो H बचा ना, वो H इस बेंजीन के साथ, इस फेनिल के साथ जुड़ जाएगा और फेनिल के जब H जोड़ते हैं तो फेनिल H बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। ठीक है, तो बताओ फिनॉल प्लस जिंक क्या बनेगा? बेंजीन बनेगी। इसके बाद में हम बात करते हैं अभिक्रिया नंबर बी की। RCHO प्लस AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बच्चों याद रखिएगा, ये जो अभिकर्मक आपको दे रखा है इसको टोलेन अभिकर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? टोलेन अभिकर्मक। और मैंने आपको बताया था कि जो टोलेन अभिकर्मक होता है उसका उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन में विभेदन करने में किया जाता है। एल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम टोलेन अभिकर्मक के साथ करवाते हैं तो एल्डिहाइड क्या करता है? टोलेन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है। याद रखिएगा, एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक को क्या कर देता है? अपचयित। ऐसा बोलना गलत है कि टोलेन अभिकर्मक एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देता है, ये गलत है। एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक को क्या करता है? अपचयित करता है। हालांकि दोनों बातों का मतलब एक ही है, लेकिन सही बात कौन सी है कि एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक को क्या कर देता है? अपचयित कर देता है। तो बताओ, टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करेगा और खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत। और खुद ऑक्सीकृत हो गए क्या बनाएगा? RCOOH। और टोलेन अभिकर्मक का जो Ag प्लस आयन है उसको Ag में अपचयित कर देगा, तो ये अभिक्रिया होगी। यानी इस अभिक्रिया के प्रोडक्ट होंगे RCOOH प्लस Ag। और Ag जो है वो रजत दर्पण के रूप में हमें प्राप्त होगा, जबकि कीटोन ये अभिक्रिया नहीं देता। कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है भैया, कीटोन का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है, इसलिए कीटोन है ना, वो टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर सकता। तीसरी रिएक्शन देखिएगा, PHCH2NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। तो बहुत आसान सी अभिक्रिया है, मैंने आपको बताई थी कि इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इस अभिक्रिया को हम कहते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया या हाफमान कार्बिल एमीन अभिक्रिया। और इस अभिक्रिया में बच्चों क्या होता है? जो NH2 समूह होता है वो NC समूह में बदल जाता है। NH2 समूह किस में बदल जाता है? NC समूह बदल जाता है। जब भी आपको 1 डिग्री एमीन दिखाई दे, चाहे वो एलिफेटिक हो, चाहे वो एरोमेटिक हो, चाहे वो एरिल एल्किल एमीन हो, आपको करना क्या है? आपको NH2 को NC में परिवर्तित कर देना है। जब भी आप उसके साथ, उसकी अभिक्रिया किसके साथ आपके सामने लिखी हुई है? क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। तो मुझे जल्दी से बता दीजिएगा कि इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसका प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों PHCH2NC। PHCH2NC। क्लोरोफॉर्म KOH दिखते ही NH2 को किस में बदल देना है? NC में। अभिक्रिया नंबर डी, RCONH2 प्लस KOBr, है ना। ये अभिक्रिया क्या है पता है आपको? ये अभिक्रिया है हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। KOBr का मतलब होता है KOH प्लस Br2। KOH प्लस Br2 को KOBr भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा। चाहे KOH प्लस Br2 दे रखा हो, चाहे NaOH प्लस Br2 दे रखा हो,
चाहे आपको KOBr दे रखा हो चाहे आपको NaOBr दे रखा हो, सभी की उपस्थिति में हाफ मान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया होती है। और हाफ मान ब्रोमीमाइड अभिक्रिया में हम जो एमाइड होता है उसका CO उखाड़ के फेंक देते हैं, CO को हटा देते हैं हम। तो बताओ CO को हटा दो तो क्या बन जाएगा, RNH2 बन जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 4। अगला क्वेश्चन, आप मेथिल क्लोराइड से एथिल आइसोसाइनाइड कैसे बनाएंगे। मेथिल क्लोराइड है आपके पास, इससे क्या बनाना है, एथिल आइसोसाइनाइड बनाना है। तो मेथिल क्लोराइड से एथिल आइसोसाइनाइड बनाने के लिए आप सबसे पहले इसकी अभिक्रिया करवाओगे KCN के साथ। तो KCN के साथ अभिक्रिया करवाओगे तो बताओ क्या बनेगा, CH3CN बन जाएगा, प्लस KCl बाहर निकल जाएगा। इसको हम कहते हैं मेथिल साइनाइड। अब हम क्या करेंगे, इसका अपचयन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अपचयन। और अपचायक के रूप में हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड काम में ले लेंगे, या हम ले सकते हैं SN+HCl भी ले सकते हैं। तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3CH2NH2, है ना। साइनाइड के अपचयन से आपको पता है एमीन बनती है ना, 1 डिग्री एमीन बनती है, मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब ये जो एमीन बनी ना, इसकी आप अभिक्रिया करवा दो कार्बिल एमीन अभिक्रिया, यानी क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ। अभी बताया था क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ NH2 समूह। जल्दी से बता दो भाई मेरे, किस में बदल जाता है, NC में बदल जाता है। तो CH3 CH2 और NH2 को किस में बदल दोगे, NC में। तो देखो ये मेथिल क्लोराइड जो था, वो मेथिल क्लोराइड जो था उससे क्या बना लिया हमने, एथिल आइसोसाइनाइड बना लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने रिएक्शन करवाई KCN के साथ, तो बना CH3CN, फिर करवा लिया अपचयन तो बना CH3CH2NH2, और फिर उसकी करवा दी कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो बताओ क्या बन गया, CH3CH2NC बन गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया को प्रयुक्त करते हुए आप आइसोप्रोपिल आयोडाइड कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर एक समस्या है कि हुन्स-डीकर अभिक्रिया जो होती है वो ब्रोमाइड बनाती है, आयोडाइड नहीं बनाती है। तो फिर कैसे करेंगे, समझ में आ रही है मेरी बात आपको। आप याद कीजिएगा, हुन्स-डीकर अभिक्रिया से ब्रोमाइड बनता है या फिर आयोडाइड बनता है। आप कहोगे सर ब्रोमाइड बनता है तो फिर आयोडाइड कैसे पूछा। तो देखो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, पहले आप हुन्स-डीकर अभिक्रिया लिखो। आइसोप्रोपिल आयोडाइड आपसे बनवा रहा है, तो आप सबसे पहले आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड तो बना ही सकते हो। तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बनाने के लिए आपकी हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होती है, मैं एक बार बता देता हूँ। ये होती है RCOOAg, है ना, Br2 और CCl4। CCl4 विलायक होता है, तो हम यहाँ से CO2 निकाल देते हैं। Ag के साथ एक Br जुड़ के AgBr बन जाता है, और दूसरा Br R के साथ जुड़ के क्या बन जाता है, RBr। अब R के स्थान पर आप जो भी समूह लोगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एल्किल ब्रोमाइड बनेगा। तो R के स्थान पे आप ले लो आइसोप्रोपिल समूह, क्योंकि वो आपसे आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनवा रहा है, तो आइसोप्रोपिल समूह ले लो आप। तो आइसोप्रोपिल समूह का आप सिल्वर सॉल्ट ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखो CH3 देखो CH3 CH CH3 COOAg, ये हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर कौन सा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, आइसोप्रोपाइल। अब हम इसकी करवाएंगे हुन्स-डीकर अभिक्रिया, तो Br2 प्लस CCl4, ठीक है। तो बताओ CO2 निकल जाएगी, AgBr के रूप में निकल जाएगा, और एक Br इसके साथ जुड़ के क्या बना लेगा, CH3 CHBr और CH3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब आपसे पूछा आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनाओ, ये तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड बना। अब याद करो एक अभिक्रिया बताई थी मैंने आपको जिसका नाम था फिंकेस्टाइन अभिक्रिया, तो हम इसकी फिंकेस्टाइन अभिक्रिया करवाएंगे। कौन सी अभिक्रिया करवाएंगे, फिंकेस्टाइन, NaI और एसीटोन, याद आ गया। तो बताओ Br के स्थान पे क्या आ जाएगा, I आ जाएगा, रिमेनिंग पार्ट ये रहने वाला है। तो बताओ CH3 CH CH3 और I लग जाएगा, तो बताओ क्या बन गया, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो आप इसको कर लोगे।
शॉर्टन बोमान अभिक्रिया की आवश्यक शर्त एवं अभिक्रिया की समीकरण लिखिए। तो देखो शॉर्टन बोमान अभिक्रिया की आवश्यक शर्त होती है कि दिए गए यौगिक के अंदर सक्रिय हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे ROH है, RNH2 है, फिनॉल है। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं जिनमें सक्रिय हाइड्रोजन हो, वो शॉर्टन बोमान अभिक्रिया देते हैं। तो आवश्यक शर्त है कि सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक उपस्थित होना चाहिए और इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं बेंजोइल क्लोराइड के साथ, है ना। तो ये हो गया आपका ROH और इसकी अभिक्रिया करवा दो बेंजोइल क्लोराइड के साथ, है ना, किसी क्षार की उपस्थिति में। जैसे अपन ने ले लिया पिरिडीन ले लिया, ठीक है। तो बताओ यहाँ से H और यहाँ से क्या निकल जाएगा Cl, तो क्या बन जाएगा ROCO C6H5, है ना। तो ये आपका हो गया शॉर्टन बोमान अभिक्रिया। क्या फॉर्मिक अम्ल HVZ का मतलब है एल ओलार्ड जेलिस की अभिक्रिया देता है या नहीं देता, स्पष्ट करो। तो बच्चों जो फॉर्मिक अम्ल है वो हेलोलार्ड जेलिस की अभिक्रिया नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं वो HVZ अभिक्रिया देते हैं Br2 या Cl2 प्लस लाल फोस्फोरस के साथ। तो फॉर्मिक अम्ल के अंदर, फॉर्मिक अम्ल का सूत्र सबको पता है आपको, क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन की तो हम सोच ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया लिखिए। क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया लिखिए। तो क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया के अंदर हम दो डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड लेते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, अनुपस्थित। तो एक तो हमने ले लिया HCHO और एक हमने ले लिया PHCHO। तो एक का ऑक्सीकरण और एक का हम क्या करवा देंगे, अपचयन करवा देंगे। किसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, जो ज़्यादा क्रियाशील होगा नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के प्रति। तो ये ज़्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, तो इसका ऑक्सीकरण करवा के इसका सॉल्ट बना देंगे, सोडियम सॉल्ट। तो बन जाएगा HCONA और इसका करवा देंगे अपचयन। तो बताओ PHCH2OH। तो ये हो गई आपकी क्रॉस केनिज़ारो अभिक्रिया, है ना। तो आसान है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। एल्डोल संघनन और एल्डोल अभिक्रिया में क्या अंतर है, अभिक्रिया लिखकर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो कुछ बच्चों की क्वेरी भी मेरे पास आई थी कि सर ये एल्डोल संघनन और एल्डोल अभिक्रिया एक ही बात होती है क्या। तो देखो एल्डोल संघनन और एल्डोल अभिक्रिया में क्या अंतर है। आप एल्डोल संघनन जब करवाते हो तो उसमें आप ऐसा एक कार्बोनिल यौगिक लेते हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो या कीटोन हो। हालांकि एल्डिहाइड ये अभिक्रिया ज़्यादा अच्छे से दे पाते हैं, कीटोन का एल्डोल संघनन थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी करवा सकते हैं। तो हम करते क्या है, ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, उपस्थित हो, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, उपस्थित हो। तो हम जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक की क्षार की उपस्थिति में उसे ट्रीट करते हैं, तो देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। एल्डोल संघनन और एल्डोल अभिक्रिया में क्या अंतर है, अभिक्रिया लिखकर स्पष्ट करना है, वैसे नहीं करना है। तो देखो ये हो गया आपका, मान लो अपन ने एल्डिहाइड ले लिया, सॉरी ये हो गया आपका एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाते हो, OH माइनस के साथ, बेस के साथ अभिक्रिया होती है ना। तो ये OH माइनस क्या करता है, इसकी मैकेनिज्म आप याद कीजिएगा, यहाँ से H हटाता है, तो H हटेगा तो बताओ क्या बनेगा, CH2 माइनस H। यहाँ से H हट गया ना, यहाँ से देखो अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन हट जाता है और ये CH2 माइनस CO बन जाता है, ठीक, COH बन जाता है। फिर हम इसकी अभिक्रिया वापस से करवाते हैं किसके साथ, CH3COH के साथ, CH3COH के साथ। तो ये अब इसके ऊपर अटैक करेगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आते हैं, तो क्या बनता है देखो CH3CHO और इस पे वो H आ जाता है जो निकला था ना वहां से, वो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा CH2CHO इस फॉर्म में। तो देखो यहाँ तक की जो अभिक्रिया है ना उसको हम कहते हैं एल्डोल अभिक्रिया। और इसके बाद में जब वाटर का मॉलिक्यूल आप निकालते हो इसमें से, है ना, यहाँ से क्या निकालते हो आप H, यहाँ से H निकालते हो और यहाँ से क्या निकालते हो OH। तो आगे जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल यौगिक बनेगा
वो बनने की जो प्रक्रिया है ना, मतलब वाटर निकाला नहीं तब तक तो अभिक्रिया है एल्डोल अभिक्रिया, वाटर निकालने पर वो अभिक्रिया हो गई एल्डोल संघनन, क्योंकि वाटर निकलने की जो प्रक्रिया है उसको संघनन कहते हैं। तो बताओ यहाँ से जब ये H और यहाँ से OH निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये अभिक्रिया कौन सी है, एल्डोल संघनन। और यहाँ तक की अभिक्रिया जब वाटर नहीं निकालो तब तक की अभिक्रिया क्या कहलाती है, एल्डोल अभिक्रिया कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलेगा, आप अपनी कॉपी में देखिएगा, जो आधी रिएक्शन है वो एल्डोल अभिक्रिया, लास्ट तक पूरी क्या है, एल्डोल संघनन। गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया से तृतीयक ब्यूटिल एमीन का निर्माण कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, तृतीयक ब्यूटिल एमीन बनाने के लिए हम जो एल्किल हैलाइड लेते हैं वो हम ये वाला ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये यहाँ से Cl हट जाएगा और यहाँ पे बताओ NH2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखो हम डायरेक्टली ले लेते हैं, आपको याद होगी रिएक्शन, ये हो गया आपका N पोटेशियम थैलेमाइड ले लेते हैं, और N पोटेशियम थैलेमाइड का ये क्या हो गया, ऋणायन है ना। इसकी अभिक्रिया अपन RX के साथ करवाते हैं क्योंकि हमें RNH2 बनाना होता है। यहाँ पे पूछा है तृतीयक ब्यूटिल एमीन, तो हम तृतीयक ब्यूटिल हैलाइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। ये देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, तो K प्लस और Cl माइनस KCl निकल जाएगा और ये ग्रुप इसके ऊपर जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा देखो, ये बन जाएगा। अब इसका जल अपघटन करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, तो देखो ये तृतीयक ब्यूटिल एमीन बनेगी प्लस क्या बन जाएगा, थैलिक अम्ल बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पेपर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार के पेपर को आप प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़ जाइएगा और अधिक से अधिक बच्चों को इसको शेयर कीजिएगा, ताकि कोरोना जैसी पेंडेमिक के अंदर अधिक से अधिक बच्चे इस YouTube चैनल का अधिक से अधिक क्या उठा सके, फायदा उठा सके। ठीक है, तो चलिएगा अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।